बहू का शरीर क्या पत्थर का होता है। दीपा, हमें मम्मी के घर जाना है छुट्टियों में। तुमने पूरी तैयारी कर ली? सारा सामान पैक कर लिया? जी शुभी दीदी, मैंने तैयारी कर ली है। सुबह राघव आएंगे और हम सबको रेलवे स्टेशन छोड़ देंगे। अच्छा, तुम सुबह आलू के पराठे बना लाना, रोहन को बहुत पसंद है। कह रहा था मामी के हाथ के पराठे बहुत अच्छे बनते हैं। और साथ में पीहू की पसंद की लहसुन की चटनी लाना मत भूलना। जी दीदी, दीपा ने हामी भर दी। शुभी दीपा की ननंद है। दोनों एक ही शहर में रहते हैं और हर साल छुट्टियों में घर जाते हैं। शुभी के बच्चे बड़े हो गए हैं और दीपा के बच्चे अभी छोटे हैं। दो छोटे बच्चों के साथ खुद का ही खाना बड़ी मुश्किल से बनता है। रिंकी 3 साल की है और चिंटू अभी 2 महीने का ही है। सफ़र के लिए सामान ही पैक करने में बड़ी मुश्किल होती है। फिर भी एक पाँव पर भागकर दीपा ने सब तैयारी कर ली और रात को बच्चों के सोने के बाद लहसुन छीलकर रख दिया और आलू उबालकर रख दिए। राघव ने भी जितना हो सकता है मदद की। सुबह बच्चों के उठने से पहले खुद का और शुभी दीदी और उनके बच्चों के लिए भी खाना तैयार कर लिया। मेरे छोटे बच्चे हैं, शुभी दीदी भी तो खाना बनाकर ला सकती थी, पर हर बार मुझे कह देती है बच्चों के छोटे होने से परेशानी है, वरना कोई बात ही नहीं थी। दीपा मन में ही सोच रही थी। एक तो चिंटू इतना छोटा कि रात भर वो ढंग से सो नहीं पाती है, आंखों में नींद ही रहती है। राघव के साथ शुभी दीदी को उनके घर से लेते हुए रेलवे स्टेशन पहुंची। सफ़र लंबा था, वो रात भर की जागी थी। उस पर पूरे सफ़र में बच्चों ने सोने नहीं दिया। दीपा की हालत खराब हो रही थी। सुबह की भागा दौड़ी और सफ़र में बच्चों ने भी अच्छा खासा थका दिया। शुभी दीदी के बच्चे बड़े थे, वे पूरे सफ़र में आराम से सोती रही। स्टेशन से सभी घर पहुँचे। दीपा की सासू माँ आई और बेटी का हंस के स्वागत किया और उन्हें अंदर ले जाकर एसी कमरे में बैठा दिया। दीपा पीछे रखा सामान और बच्चों को अंदर ले गई। उसने जाकर सासू माँ के पाँव छुए और आशीर्वाद लिया। दीपा, शुभी इतने लंबे सफ़र से थकी हुई आई है, अदरक वाली अच्छी सी चाय बना दे और साथ में गर्मा गर्म पोहे बना देना। ये कहकर सासू माँ एसी कमरे में चली गई। दीपा चुपचाप रसोई में गई। वो भी तो थकी हुई आई थी। शुभी दीदी तो फिर भी सफ़र में सो गई थी। उसकी तो पूरे सफ़र में बैठे हुए बच्चों को संभालने से कमर टूट गई थी। नाश्ता करके सब एसी कमरे में चले गए। सासू माँ ने शुभी दीदी के पसंद के खाने की लिस्ट बता दी। चिंटू सो गया था। दीपा ने सारा खाना तैयार कर दिया। शुभी रसोई में आई तो उससे काम मत कराना। बेटियां मायके में काम करने नहीं बल्कि आराम करने आती हैं, सासू माँ ने निर्देश देते हुए कहा। फिर शुभी दीदी और उनके बच्चों की फरमाइश चलती रही। दिन भर थकान आ गई। रात का काम समेटते हुए काफ़ी देर हो गई। रात को थक कर दीपा ऐसी सोई कि सुबह देर से आँख खुली। बड़ी नींद आती है। ससुराल में भी इतनी देर तक सोती हो क्या? शुभी अभी उठी नहीं है, रात को देर से सोई थी। जा जल्दी से जाकर चाय चढ़ा दे, उसे बेड टी की आदत है। आजकल की बहुएं एक ननंद को नहीं निभा सकती हैं। मैं तो 4 नंदों का करके चलती थी। नंदों के उठने से पहले नहाकर चौका चढ़ा देती थी। यहाँ तो चाय का भी पता नहीं। दीपा की सासू माँ लगातार बड़बड़ाते हुए बोले जा रही है। दीपा को बहुत ही बुरा लगा। वो यहाँ छुट्टियाँ मनाने आई हैं या गर्मी में सबकी सेवा करने? सब मिलकर काम करें तो छुट्टियाँ मनाने का मज़ा आता है। एक ही इंसान लगा रहे और बाकी फरमाइश करते रहे, ये तो शोषण हो गया। सबकी सुनो, सबके मन की करो, अपना मन मारते रहो, अपने दर्द को सहन करो। सासू माँ अपने हिसाब से नचाए और नंदे अपने हिसाब से। बहू हूँ, कोई कठपुतली नहीं जो सबके इशारों पर नाचती रहे, सबके हिसाब से काम करती रहे। बहू हूँ, कोई पत्थर की मूरत नहीं। मुझे भी दर्द होता है, मुझे भी नींद आती है, मुझे भी थकान होती है। बेटी को आराम मिले और बहू काम करती रहे। बहू का भी शरीर थकता है, उसे भी दर्द होता है। वो भी पत्थर या कोई मशीन नहीं है। केवल पीहू थी तो वो संभाल लेती थी, लेकिन अब छोटे से चिंटू के साथ
उसे ये छुट्टियाँ काफ़ी चुभ रही थी। उसका हर दिन मुश्किल से कट रहा था। रोज राघव से बात करती, अपना दिल हल्का कर लेती थी। राघव भी दिलासा देता और समझाता कि बस इस साल देख लो। अगले दिन सासू माँ शुभी दीदी को अपनी सहेली के घर ले गई। वहाँ से देर तक आई। दीपा के बेटे चिंटू को बुखार था। वो खाना तैयार नहीं कर पाई। छोटा सा बच्चा बुखार के कारण तड़पता रहा और दीपा की गोद से चिपका रहा। सासू माँ कुछ कहती कहती रुक गई। शुभी, आज हमें ही खाना बनाना होगा। सासू माँ ने उतरे चेहरे से कहा, मम्मी, आपके घर में तो खाना भी समय पर नहीं मिलता है। शुभी दीदी ने उल्हाना दिया, मैं मायके आराम करने आती हूँ, काम करने नहीं। ये सुनकर दीपा की सासू माँ को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने सोचा कि काश वो शुभी को हर बार काम करने की मना नहीं करती और उसे इतना सर पर नहीं चढ़ाती। दीपा के बेटे चिंटू का बुखार 3 दिन में उतरा। जब तक कि वापस जाने की तारीख आ गई, तब तक इतने लोगों का काम करते करते दीपा की सासू माँ की हालत खराब हो गई। दीपा और शुभी अपने शहर अपने घरों में वापस आ गई। अगले साल फिर शुभी दीदी का फ़ोन आया कि दीपा, छुट्टियों में घर चलना है, सब साथ चलेंगे, साथ रहेंगे, कितना अच्छा लगता है। तभी राघव ने बात की, दीदी, इस साल दीपा नहीं जा पाएगी। हमारे सब ऑफिस वाले एक साथ घूमने शिमला जा रहे हैं, आप जाकर आइए। मम्मी वहाँ इतने बड़े घर में अकेली रहती हैं, उनका मन भी लग जाएगा। दीपा ने राघव को गले लगा लिया। थैंक यू मुझे समझने के लिए, मेरी तकलीफ़ को कम करने के लिए और इतना बड़ा झूठ बोलने के लिए। झूठ बस इतना है कि हम ऑफिस वालों के साथ जा रहे हैं, पर सच ये है कि हम घूमने शिमला जा रहे हैं। ये देखो, मैंने बुकिंग करा ली है। हर साल छुट्टियों के नाम पर तुम घर जाती हो, पर वहाँ तुम परेशान ही रहती हो। तुम्हें तो आराम मिलता ही नहीं है। यहाँ से काम करते जाती हो और वहाँ भी काम में लग जाती हो। तुम्हारे भैया देश छोड़कर बाहर बस गए हैं। अगर मायके में तुम्हारे मम्मी पापा जीवित होते तो तुम भी वहाँ जाती, पर मैं ही इतने सालों से तुम्हारा ध्यान नहीं रख पाया, तुम्हें खुश नहीं रख पाया। अब से हम हर छुट्टियों में घूमने जाएंगे और मम्मी को रहने यहीं बुला लिया करेंगे। यहाँ बच्चों को मैं संभाल लूँगा और तुम मम्मी को। ये कह के राघव मुस्कुरा दिया। सखियों, आपका इस बारे में क्या विचार है? बहू का शरीर क्या पत्थर का होता है? उसमें भावनाएं नहीं होती हैं? क्या उसे थकान नहीं आती है? उसके साथ नौकरानी जैसा सलूक क्यों किया जाता है? बेटी को सर आंखों पर रखने वाली औरतें बहू के साथ इतनी कठोर क्यों हो जाती हैं? बहू भी इंसान होती है, बेजान बुत तो नहीं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।